मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया। हमने पिछले वीडियो में ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, पर आज हम ब्रिटेन के संविधान की संवैधानिक परंपराओं या अभिसमयों के बारे में पढ़ेंगे। अभिसमय और परंपरा एक ही हैं। जनरली हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ब्रिटेन के अभिसमयों का अर्थ व प्रमुख अभिसमयों का वर्णन करें, तो वह ढंग से पढ़ते नहीं हैं, किताब से पढ़ते नहीं तो जवाब नहीं दे पाते। तो अभिसमय और परंपरा दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो जिस तरीके से व्यक्ति के जीवन में जो स्थान हमारी आदतों का और स्वभाव का होता है, वही स्थान राज्य के जीवन में परंपराओं का है। और ब्रिटेन के संविधान में तो परंपराओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान तो परंपराओं पर ही, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का जो मुख्य स्रोत है वह ब्रिटेन के परंपराएं हैं। ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं के अर्थ की हम बात करते हैं तो परंपराओं का अर्थ हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं, जिनमें पहला है परंपराएं संविधान के अलिखित नियम हैं। दूसरा है परंपराएं संवैधानिक सूत्र हैं। तीसरा, इनको संविधान की रूढ़ियाँ भी कह सकते हैं। चौथा है, जेएस मिल ने तो इनको संविधान के अलिखित सूत्र भी कहा है। अब हम कानून और परंपराओं में अंतर देखें, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि वहाँ पर कानून रखता है, लेकिन फिर भी कानून और परंपराओं में तो हमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जो मुख्य अंतर है उसमें पहला है, कानून न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती है। कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून स्पष्ट होते हैं जबकि परंपराएं कई बार अस्पष्ट एवं अनिश्चित होती है। जेनिक्स के अनुसार कानून और परंपराओं का यह भेद सिद्धांतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम ब्रिटेन की परंपराओं के प्रमुख प्रकार की बात करते हैं। तो ब्रिटेन की परंपराओं को कितने प्रकार की हैं, हम कई तरह की परंपराएं ब्रिटेन के संविधान में पाई जाती है, परंतु मुख्यतः हम उनको 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहली है सम्राट से संबंधित परंपराएं, दूसरा संसद से संबंधित परंपराएं, तीसरा मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं और चौथा है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। तो सबसे पहले हम सम्राट से संबंधित परंपराओं की बात करते हैं। तो वो मुख्य हैं, पहला है ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दूसरा, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरा, सम्राट को यद्यपि दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, सैद्धांतिक दृष्टि से वीटो प्राप्त है, परंतु पिछले 180 वर्षों से सम्राट ने किसी भी विधेयक पर वीटो नहीं किया है। तो अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। चौथी परंपरा है वह है सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। पांचवी जो परंपरा है वह है सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप में प्राप्त है, परंतु अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेंगे। और अंतिम जो सम्राट से संबंधित परंपरा है वह है प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये मुख्य परंपराएं सम्राट से संबंधित है। अब हम संसद से संबंधित परंपराओं की बात करते हैं। तो पहली है, संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। दूसरी जो परंपरा है वह है लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता है तब कानूनी लॉर्डों को उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा, लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से वह निर्दलीय होना चाहिए।
वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। चौथी जो परंपरा है वह है कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन अवश्य हैं। और पांचवी जो परंपरा है, देखिए 2 तरह के विधेयक सदन में लाए जाते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक। साधारण विधेयक तो संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लेकिन अब ये परंपरा बन चुकी है ब्रिटेन में कि धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में ही शुरू किया जाएगा। साधारण विधेयक को हम किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं। तीसरा अब आता है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। तो मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराओं में पहली परंपरा है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं। इसका कारण है राज्यसभा अनुवंशिक सदन है और लोक सदन जनता के द्वारा चुना जाता है, तो जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए प्रधानमंत्री। तीसरा है मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। चौथा, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। ये कहा जाता है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ तैरते हैं तो एक साथ डूबते हैं। पांचवा है किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। उसमें पहला है राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेंगे। दूसरा, किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक है बल्कि इनका बहुत ही अधिक महत्व है। ब्रिटेन की समूची परिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है। अब हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि ब्रिटेन में परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है। भाई, परंपरा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? जिस तरीके से अमेरिका के संविधान में धाराओं का पालन किया जाता है, उसी तरीके से इंग्लैंड में परंपराओं का पालन किया जाता है। तब क्योंकि परंपराएं कानून भी नहीं है तो उनका पालन क्यों किया जाता? आखिर परंपराओं की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? तो परंपराओं से पालन से संबंधित हमें कुछ कारण नज़र आते हैं। उसमें पहला कारण है ब्रिटेन में परंपराएं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और ब्रिटेन की परंपराओं को जनता का समर्थन प्राप्त है। जनता इतनी ज़्यादा आदी हो चुकी है कि हम परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। तीसरा, परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को काफ़ी ज़्यादा सरल और सुगम बनाया है। इसके अलावा परंपराओं द्वारा ही कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे राजतंत्र विकसित होकर आज संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तो इसमें परंपराओं का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। इसके अलावा परंपराएं ब्रिटेन में सम्मान संहिताएं हैं। इनका पालन मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि वे सम्मान संहिता हैं, वे खेल के नियमों के समान है। यदि उनका उल्लंघन होता है तो कोई गैरकानूनी कार्य नहीं होता है परंतु असंवैधानिक अवश्य हो जाता है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं बहुत अधिक महत्व रखती हैं।
अगर हम ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान की तुलना करें परंपराओं की दृष्टि से, तो हमें मुख्य अंतर नज़र आते हैं कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं अधिक है, जबकि अमेरिका के संविधान में परंपराएं बहुत कम है। इंग्लैंड के संविधान का स्रोत परंपराएं हैं तथा विकास भी प्रथाओं के द्वारा हुआ है। अमेरिका के संविधान का स्रोत लिखित संविधान है, जबकि विकास कुछ सीमाओं तक प्रथाओं के द्वारा हुआ है। ब्रिटेन में परंपराओं ने अंग्रेजी संविधान को लचीला बनाया है, पर अमेरिकी संविधान की जटिलता प्रथाओं के कारण कम हुई है। चौथा है, परंपराओं को तोड़ने पर गंभीर प्रतिक्रियाएं और परिणाम ब्रिटेन में हो सकते हैं, और अमेरिका में परंपराओं को तोड़ने पर सरकार की कार्यप्रणाली कठिन हो सकती है, किंतु गंभीर प्रक्रियाओं की संभावना कम है।